गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, जो कि हमारा लेसन नंबर 6 है आरबीएससी बोर्ड क्लास 10th का। और इससे पहले मैं आपके लिए लेके आया था इसी चैप्टर का पार्ट 1 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का पार्ट 2। लेकिन जल्दी से, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि अच्छे अच्छे जो वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। और दूसरी चीज़, अपने दोस्तों से शेयर करें, उन्हें इसके बारे में बताएं। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग कहेंगे। तो किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह मूल पदार्थ से रासायनिक गुण एवं संगठन में भिन्न हो जाता है, और इस घटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं हम इसे। और किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है, परंतु पदार्थ का कुल द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? हमेशा जो है हमारा जो मास है वो हमेशा क्या रहता है? वो संरक्षित रहता है। और रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से व्यक्त किया जाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखें तो ट्वाइस मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम लोग O2 से कराते हैं तो 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। तो मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का हमें चूर्ण प्राप्त होता है। बहुत बार हम लोग अभिक्रिया जो है ये हमारा एक्सपेरिमेंट हम लोग लैब में करते हैं और इस तरह से हम चूर्ण प्राप्त करते हैं। और यहाँ अभिकारकों में मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी कितनी है? 2। और तथा उत्पाद बनने के पश्चात भी इनकी संख्या समान ही रहती है। अतः अभिक्रिया से पूर्व एवं पश्चात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान समान रहता है। एक अन्य उदाहरण अगर हम लोग देखें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि कार्बन 12 प्लस 32, ये 32 कहाँ से आया स्टूडेंट्स? और ये 12 क्या है? तो ये क्या है हमारा कि हमने क्या किया है यहाँ पे? ऑक्सीजन जो है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 16, 2 क्योंकि हमने 2 यहाँ पे ये एटम ले रखे हैं ऑक्सीजन के, तो इसलिए क्या हो गया है? ये 2 मल्टीप्लाई बाई 16 32 हो गया। तो यहाँ पे कितना योग कितना आया? 12 प्लस 32 44। इधर हम लोग देखें तो कार्बन का कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन O2 का कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 12 प्लस 32, यहाँ पे भी कितना आ गया? 44। तो इस अभिक्रिया में कोयले का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है स्टूडेंट्स। और यहाँ कोयला तथा ऑक्सीजन अभिकारक है और उत्पाद के रूप में बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड के गुण इससे सर्वथा अलग होते हैं। और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 12 ग्राम कार्बन और 44 ग्राम, इसमें क्या बन गया? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे बन रही। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है स्टूडेंट्स। और रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के परमाणुओं के मध्य बने हुए बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का क्या होता है स्टूडेंट्स? निर्माण होता है। तो अभिकारकों के सहयोग करने, बंधों के टूटने व बनने, अभिक्रिया के वेग तथा प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो अनेक प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार की क्या होती है स्टूडेंट्स? यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पे हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो है हमारी संयुग्मन अभिक्रिया, या जिसे हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में सहयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है, एडिशन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के मध्य नए बंधों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन देख रहे हैं, A प्लस बी क्या बन गया? AB बन गया। तो इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों का साधारण योग होता है और इन्हें योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं। जैसे कि कोयले के दहन की अगर अभिक्रिया हम लोग देखें तो C+O2 CO2 बन जाता है। मैग्नीशियम फीते का दहन देखें तो 2Mg+O2
क्या बन गया, ट्वाइस MgO बन गया। तो एथीन का हाइड्रोजनीकरण हम लोग देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन आपका H2, तो क्या बन गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। और कितना इसमें उत्प्रेरक क्या था, निकल था, और 473 केल्विन हमने टेम्परेचर लिया, और 100 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे हमारा दाब था। तो अब हमारे लिए नेक्स्ट इक्वेशन जो आती है स्टूडेंट्स वो है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे कहते हैं। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह जिस दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के पहले से बने हुए बंध टूटते हैं तथा कुछ नए बंधों का यहाँ पे निर्माण होता है। जैसे AB आप देख रहे हैं प्लस कार्बन, तो AC प्लस B बन गया। तो उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 प्लस जिंक जो है ZnSO4 बना लेता है और कॉपर इसमें से निकल जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर कुछ समय पश्चात कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग गायब होने लग जाता है और कॉपर जो होता है वो क्या होता है, निक्षेपित होने लगता है और विलयन में ZnSO4 बनने लग जाता है स्टूडेंट्स। और विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशीलता तत्वों को विस्थापित कर देते हैं, और यहाँ जिंक अधिक क्रियाशील धातु है तथा कॉपर कम क्रियाशील धातु है, अतः कॉपर को जिंक विस्थापित कर देता है यहाँ पे। और तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में जानकारी उनकी सक्रियता श्रेणी से होती है स्टूडेंट्स। और कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की सक्रियता श्रेणी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर जो है उसमें 67 पे दी हुई है, तो आप इसको एक बार खोल करके आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर की जो धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती है, और जिसमें कौन कौन सी आ गई हमारी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और लेड। और हाइड्रोजन से नीचे की धातु हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती है, उसमें कौन कौन आ गया, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये आपका जो है क्रियाशीलता का क्रम है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है स्टूडेंट्स वो विस्थापन अभिक्रिया है। पहले हमने देखा था विस्थापन अभिक्रिया, अब इसके अंदर जो है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं तथा नए यौगिकों का निर्माण कर डालते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन हमें दिख रही है AB प्लस CD, तो क्या बन गया AD प्लस CB। तो यहाँ दोनों अभिकारकों के कुछ भाग आपस में विस्थापित होकर नए उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट यहाँ बना रहे हैं। तो यहाँ कॉपर सल्फेट के सल्फेट आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयनों को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं तथा परिणाम स्वरूप कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है तथा सोडियम सल्फेट बनता है साथ में। तो एक अन्य एग्जांपल और देखें यहाँ पे, तो हमने क्या देखा कि सिल्वर नाइट्रेट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जो है पोटेशियम क्लोराइड से जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। अब हमारे पास में नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है स्टूडेंट्स अपघटनीय अभिक्रिया, जिसे हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर अर्थात टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। और इसमें अभिकारकों के मध्य बने हुए बंध टूटते हैं और छोटे अणुओं का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। और यहाँ अभिकारक अधिक अणुभार वाले बड़े अणु होते हैं जो कि अपघटित होकर कम अणुभार वाले छोटे अणुओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि AB gives A plus B। तो पदार्थों में अपघटनीय अभिक्रियाओं के लिए ताप, विद्युत, प्रकाश आदि उत्तरदायी होते हैं। और अपघटनीय अभिक्रियाओं के कारण जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि विद्युत अपघटन जो है, इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपघटित हो जाते हैं। अगर विद्युत धारा प्रवाहित करे तो क्या हो जाएंगे, वो अपघटित हो जाएंगे। जैसे ट्वाइस H2O
में अगर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो ट्वाइस हाइड्रोजन और O2 उसमें से निकल गया। जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस बनती है। क्या होता है स्टूडेंट्स? जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस बनती है। इक्वेशन अगर देखें तो ट्वाइस सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज करने पर ट्वाइस सोडियम निकल गया और क्लोरीन इसमें से निकल गई। विद्युत अपघटन में एनोड व कैथोड पर अलग अलग उत्पाद हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और वे यौगिक आयनीकृत प्रवृत्ति के होते हैं। अब यहाँ पे हम पहले देखा हमने विद्युत अपघटन, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? ऊष्मीय अपघटन। तो इस प्रकार की अपघटन अभिक्रियाओं में यौगिक को उष्मा देने पर वह छोटे अणुओं में टूट जाता है। क्या होता है स्टूडेंट? छोटे अणुओं में टूट जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट 473 केल्विन तक गर्म करने पर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना डालता है स्टूडेंट्स। और प्रकाशीय अपघटन, इस प्रकार की अपघटन अभिक्रियाओं में यौगिक प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में प्रकाश की उपस्थिति के कारण यौगिक के अपघटन की क्रिया होती है और अतः ये प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ब्रोमीन अलग अलग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे मंद एवं तीव्र अभिक्रिया यानी स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस क्या होती है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि रासायनिक अभिक्रियाएं वेग अर्थात लगने वाले समय आधार पर उन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है, मंद तथा तीव्र अभिक्रिया। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे तीव्र अभिक्रिया, और ये अभिक्रियाएं अभिकारक को के मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न हो जाती है और सामान्यतः अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं होती है, और जैसे कि प्रबल अम्लों व प्रबल क्षारों के मध्य अभिक्रिया 10⁻⁻10 सेकेंड में ही पूरी हो जाती है। तो कितना कम समय में स्टूडेंट्स ये अभिक्रिया हो रही है कि जो है हमारा सेकेंड का भी 10वें हिस्से के अंदर ही जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो जा रही है, यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाता है और इसमें से H2O निकल जाता है, और इस इक्वेशन को होने में जो है 10⁻⁻10 सेकेंड में ही इक्वेशन हो जाती है। उसी प्रकार से जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप आता है और नाइट्रिक एसिड HNO3 बन जाता है। तो उसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप आ जाता है, और पौधों में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की गति भी बहुत तेज होती है, और इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल यानी T1/2 जो है 10⁻⁻12 सेकेंड होता है, यानी कि इसका 12वां हिस्सा, और अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्धायुकाल क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। मंद अभिक्रिया, तो इसमें क्या होगा कि कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनको पूरा होने में घंटे, दिन या साल तक लग जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिससे लोहे पर जंग लगने की क्रिया वर्षों तक चलती रहती है, जो मंद रासायनिक अभिक्रिया का उत्तम उदाहरण है स्टूडेंट। जहाँ जैसे कि हम लोग आयरन Fe+O2+H2O क्या बन गया? Fe2O3.3H2 यानी कि ये जंग है। अन्य उदाहरण जैसे कि KClO3 जब रिएक्ट करता है तो ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार से एसिटिक एसिड जब एथेनॉल से रिएक्शन करता है तो एथिल एसीटेट बना डालता है CH3COO C2H5 और उसमें से वाटर निकल जाता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में आती है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, जिसमें कि रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल रिएक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहले आती है हमारी अनुत्क्रमणीय यानी रिवर्सेबल रिएक्शन की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और ये अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। अगर कोई जो रिएक्शन है वो एक ही दिशा में हो रही है तो उसे हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कह सकते हैं। और इन अभिक्रियाओं में धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ती चली जाती है। और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को जब रासायनिक समीकरण के रूप में हम लिखते हैं तो साधारण तीर के चिन्ह के द्वारा ही लिखा जाता है, जैसे C+O2 यू CO2। कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इक्वेशन देखें तो CH4 मीथेन प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस ट्वाइस H2। तो मीथेन के दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और स्थायी भी होता है, इसलिए पुनः अभिक्रिया कर मीथेन नहीं बनता। और इन अभिक्रियाओं में साधारण तौर पर रासायनिक परिवर्तन होता है और उत्पाद बनते हैं और उत्पाद से पुनः अभिकारकों का निर्माण नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आता है कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। पहले हमने अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया देखी, अब हम लोग देख रहे हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। तो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी अभिक्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है स्टूडेंट्स। इन अभिक्रियाओं में कभी भी अभिकारकों की मात्रा शून्य नहीं होती और उत्क्रमणीय में तीर के चिन्ह के स्थान पर हम लोग जो नॉर्मल ब्रैकेट है और अर्ध तीर का चिन्ह भी लगाते हैं कभी कभी, और A+B जो है वो और C+D। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दो अभिक्रियाओं में विभाजित होती है जो कि साथ साथ चलती है। अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन होती है तो A+B गिव्स C+D हो गया, और अगर अग्र अभिक्रिया इसे कहते हैं और C+D गिव्स A+B, इसे प्रतीप अभिक्रिया कहा जाता है, जो कि आपकी क्या हो गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई, और इसे प्रतीप अभिक्रिया भी कहते हैं। और इस प्रकार उत्क्रमणीय अभिक्रिया एक साथ दोनों दिशाओं में होती है। सर्वप्रथम अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है, अनुकूल मात्रा में उत्पादों का निर्माण होने के पश्चात प्रतीप अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और अभिकारकों का निर्माण होने लग जाता है। और अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद कभी भी पूर्ण नहीं होती, हर समय अभिक्रिया मिश्रण में अभिकारक व उत्पाद उपस्थित होते हैं। यदि अभिक्रिया में गैसों का निर्माण होता है तो अभिक्रिया को बंद पात्र में कराया जाना आवश्यक होता है, जहाँ पे नाइट्रोजन प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3 बनता है और H2O प्लस HCO3 रिएक्ट करते हैं तो H3O प्लस और HCO3 माइनस बन जाता है स्टूडेंट्स। और ऐसी ही एक जैव रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण जो है वो क्या है, रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का वहन करना। ये भी कुछ इसी प्रकार की रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अभी आज जो आपका चैप्टर नंबर 6 है रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक, जो कि क्लास 10th का लेसन नंबर 6 है, और इसका ये पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर का, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें हमने संयुग्मन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और उसके बाद में आई हमारी अपघटनीय अभिक्रिया, और फिर मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, और फिर हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, जिससे कि हमारी टीम का और हौसला बढ़ पाए और हम लोग और अच्छे